तो एक्चुअली हम लोगों को बोल रहा है इंड एस 103 में। देखो बेसिकली ये हम लोगों का चलता था एएस 14 से, एमलगमेशन से, ठीक है। बट एमलगमेशन में और बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? बिजनेस कॉम्बिनेशन में प्रॉपर डिफाइन किया है कि हम लोग बिजनेस कहते किसको है। बिजनेस में सिर्फ दूसरे का सामान ले लेना, जैसे ए लिमिटेड एक्वायर्स बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने अगर सिर्फ बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है, अभी तक बिजनेस ए लिमिटेड ही करता है, तो उसको इस चैप्टर में बिजनेस एमलगमेशन नहीं कहते। यहाँ पर इसको कहते हैं सिर्फ बिजनेस एक्वायर करना। अगर बिजनेस पूरा का पूरा मेरा हो गया है, इसका मतलब ये है कि उसमें इनपुट भी हम ही डाल रहे हैं, प्रोसेस भी हम ही कर रहे हैं, आउटपुट भी हम ही जनरेट कर रहे हैं, कंट्रोल भी हम ही कर रहे हैं। कंट्रोल को डिटेल में कवर करता है इंड एएस 110, बट 103 में जस्ट उसका बात बोला है कि अगर हम बिजनेस को कंट्रोल करने का पावर रखते हैं, उसका रिटर्न चेंज करने में पावर रखते हैं, मतलब रिटर्न इंक्रीज हो रहा है मेरी वजह से, या फिर पावर और रिटर्न का जो रिलेशनशिप है, मतलब हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं इसलिए उसका रिटर्न बढ़ रहा है, तो हम लोग उसको कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, हमको मेन कवर करना है एमलगमेशन। तो एसेट परचेज करना, ओनली परचेजिंग द एसेट ऑफ द बिजनेस डज नॉट कंस्टिट्यूट अ बिजनेस। सिर्फ दूसरे बिजनेस का एसेट खरीद लेने को बिजनेस नहीं कहते बिजनेस कॉम्बिनेशन के हिसाब से। ऐसा इंड एएस में 16 में लिखा है। तो इस पोर्शन को ये चैप्टर कवर नहीं करेगा। स्कोप इन एक्सक्लूशन का मतलब है किस पोर्शन को बिजनेस कॉम्बिनेशन कवर नहीं करता, एक्सक्लूड कर देता है। एसेट परचेज के बाद, मतलब एसेट परचेज करना, सिर्फ एसेट परचेज कर लेना बिजनेस नहीं होता, ऐसा इंड एएस 16 में लिखा है। जॉइंट अरेंजमेंट, जॉइंट अरेंजमेंट का मतलब जो भी समझाया गया है वो इंड एएस 103 के स्कोप के बाहर है, ये सब यहाँ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये हम क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि बहुत बार केस स्टडी पूछता है कि किस पोर्शन को इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, तो ये 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा कि इस 2 पॉइंट को हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग, देखो यहाँ इसका हम डिटेल में लिखवाए हैं। एमलगमेशन दो तरीके का होता है, एक मर्जर, एक एक्यूजिशन। मर्जर हम लोग कवर करके आते हैं एएस 14 में। एक्यूजिशन को यहाँ डिटेल में पढ़ाता है। एक्यूजिशन को अलग से एक इंड एएस बनाया है 103, जिसको बिजनेस कॉम्बिनेशन कहा गया है। इसमें हम लोग को पता होना चाहिए एक्वायरर कौन है, मतलब एक्वायर कौन कर रहा है, किस डेट पे कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या रिकॉग्नाइज, क्या क्या ले रहा है वो, हम लोग का एसेट, लाइबिलिटी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को इस 103 में कहा गया है एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इसी को कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और ये सभी कुछ वैल्यू होता है फेयर वैल्यू के ऊपर। एक होता है बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में होता है, पर हम लोग इन सब को जब रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉग्नाइज मतलब जब रिकॉर्ड करेंगे तो फेयर वैल्यू पे करेंगे। उसके बाद गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा। एएस 14 में बोला है कि उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं, पर इंड एएस 103 में इसी कैपिटल रिजर्व को गेन ऑन बार्गेन परचेज कहते हैं। मतलब एएस 14 में जिसको कैपिटल रिजर्व बोला जाता है, उसको इसमें गेन ऑन बार्गेन परचेज कहा जाता है। कैपिटल रिजर्व कहाँ दिखाई देता था? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। तो गेन ऑन बार्गेन परचेज कहाँ दिखाई देगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। इसको हम लोग बहुत बार ओसीआई भी कहते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। थ्योरी कभी लिखने के लिए आएगा तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब ही है कैपिटल रिजर्व या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज। इसके बाद बोल रहे हैं एनसीआई मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दो मेथड से कैलकुलेट होगा। पहला हम लोगों का कैलकुलेट हो पहला हम लोगों का कैलकुलेट होगा प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी, ये एक मेथड है।
दूसरा मेथड है फेयर वैल्यू मेथड। ये सेम जैसा हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में करते थे, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैपिटल में, खुद के कैपिटल में इतना हिस्सा है, कैपिटल प्रॉफिट में इतना हिस्सा है, रेवेन्यू प्रॉफिट में इतना हिस्सा है, सारा प्लस करके हम लोग बोल देते थे ये माइनॉरिटी का हिस्सा है। और दूसरा है फेयर वैल्यू मेथड। तो ये वही है जो हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट जैसा होल्डिंग कंपनी में करते थे। फेयर वैल्यू मेथड इसमें हम लोग अलग टाइप का सीखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, ये सब 2-2 मार्क्स में, 1-1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। डेट ऑफ एक्विजिशन है 1116। ए लिमिटेड ने एक्वायर किया है बी लिमिटेड का 80% शेयर। जो बी लिमिटेड है उसका एसेट का फेयर वैल्यू आज कितना है? 5 लाख। इन्वेस्टमेंट उसने एक्वायर कितना किया था? 4,25,000। इन्वेस्टमेंट मतलब जो शेयर खरीदा था उसका वैल्यू कितना था? 4,25,000। तो उसने 80% शेयर खरीदा था और उसका वैल्यू है 4,25,000। तो अगर मेथड 1 से जाएं, जिसमें हम लोग प्रोपोर्शनेट शेयर से करते हैं, तो कैसे करेंगे? इसमें हम लोग करेंगे, नेट एसेट तो ए लिमिटेड खरीदा है, तो ये एग्जाम में सम में अच्छे से देखेंगे कौन से मेथड से बनाने बोला है, इस मेथड से कि फेयर वैल्यू मेथड से। पहले कर रहे हैं इससे। अगर प्रोपोर्शनेट शेयर से बोलता है तो कैसे करेंगे? हम लोग के पास एसेट आया 5 लाख का, हम लोग का इन्वेस्टमेंट चला गया 4,25,000 का, ठीक है। एनसीआई वो लोग कितना हिस्सा ले लेगा? वो लोग ले लेगा जो भी एसेट है 5 लाख का उसका 20%, क्योंकि नेट एसेट मतलब मेरा यही कैपिटल है बिजनेस का, यही है मेरे बिजनेस में, एसेट माइनस लाइबिलिटीज नेट एसेट। तो नेट एसेट कितना है? 5 लाख। माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है? 20%। तो वो 5 लाख का 20% अपना 1 लाख ले लेगा, बैलेंस आ जाएगा गुडविल। पर अगर ये मेथड हो, मेथड 2 फेस वैल्यू मेथड हो, तो कैसे होगा? फेयर वैल्यू मेथड हो तो क्या होगा? नेट एसेट आया 5 लाख का, पर इसमें इन्वेस्टमेंट गया मेरा 4,25,000 का। अच्छा, ये वाला है मेरा फेयर वैल्यू मेथड, और ये वाला है मेरा प्रोपोर्शनेट मेथड। तो फेयर वैल्यू मेथड में हम सिंपली क्या किए? फेयर वैल्यू मेथड में जो मेरा एसेट का फेयर वैल्यू था 5 लाख, उसका 20% वो ले लिया, सिंपल। फेयर वैल्यू का 20% ले लिया। पर प्रोपोर्शनेट में वो क्या कर रहा है? प्रोपोर्शनेट में वो सीधे 5 लाख का 20% नहीं लिया, वो प्रोपोर्शनेट निकालेगा। अगर 4,25,000 80 है तो उसका 20 का कितना? इतना। इसको बैलेंस करके वो गुडविल निकालेगा।